हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी को कोई नोटिस इशू करता है और उस नोटिस को इशू करने में जो रीजंस रिकॉर्ड करता है और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स उन रीजंस के ऊपर असेसमेंट नहीं करता या एडिशन नहीं करता, तो क्या असेसिंग ऑफिसर बिना दोबारे असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किए बिना दूसरे किसी पॉइंट पर एडिशन कर सकता है? यही इशू चंडीगढ़ ITAT की ए बेंच के सामने एक केस भूपेश गुप्ता वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 317 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 सितंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 और 18-19 से रिलेटेड है। असेसी का एक हॉस्पिटल था जो कि उसकी वाइफ जिस हॉस्पिटल के अंदर प्रोप्राइटर थी उस हॉस्पिटल के अंदर सर्वे हुआ और उस सर्वे के अंदर ये इंफॉर्मेशन मिली कि असेसी को उस हॉस्पिटल से 50,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती है और असेसी हर महीने बैंक के अंदर 3,500 रुपीज का रिकरिंग डिपॉजिट करता है। इस सर्वे की इंफॉर्मेशन के आधार पर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और उस नोटिस के अंदर ये कहा गया कि जो रीजंस दिए गए वो ये दिए गए कि असेसी की इनकम 6 लाख रुपए से असेस होने से रह गई है, जो कि असेसी ने 50,000 रुपये हॉस्पिटल से हर महीने सैलरी लेकर के विड्रॉ की है। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने इस सैलरी का कोई भी एडिशन नहीं किया जिसके लिए रीजंस रिकॉर्ड किए थे, लेकिन जो 3,500 रुपीज पर मंथ असेसी रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर डिपॉजिट कर रहा था उसके बेसिस पर एडिशन किया। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील ने भी इस एडिशन को सस्टेन किया। जब ये मैटर असेसी ट्रिब्यूनल में लेकर के गया तो ट्रिब्यूनल में असेसी ने एडिशनल ग्राउंड रेज किया। असेसी का ये कहना था कि एक्सप्लेनेशन जो कि सेक्शन 148 की दी हुई है उस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक ये बात सही है कि जब असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 147 की असेसमेंट करता है तो वो उन मुद्दों पर भी एडिशन कर सकता है जिन मुद्दों को रीजंस में रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन वो तभी एप्लीकेबल होता है जब असेसिंग ऑफिसर उस पॉइंट पर एडिशन करता है जिस पॉइंट पर सेक्शन 148 के रीजंस रिकॉर्ड किए गए थे। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपने रीजंस को इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता उस मटेरियल के बेसिस पर जो मटेरियल असेसिंग ऑफिसर के पास था। कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने उस बेसिस पर एडिशन नहीं किया जिस बेसिस पर रीजंस रिकॉर्ड किए गए थे, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर के पास दूसरे इशू पर एडिशन करने का अधिकार नहीं है। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि यह संभावना हो सकती है कि जब असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है तो उसके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन किस इंफॉर्मेशन को सेक्शन 148 के नोटिस का आधार बनाना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि वो रीजन डिपार्टमेंट के पास नहीं रहता एडिशन करने का तो दूसरे इशू पर एडिशन करना तभी संभव है जब असेसिंग ऑफिसर विद इन द टाइम लिमिट्स रीजंस रिकॉर्ड करे और असेसी को नोटिस इशू करे। तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने 2 केसेस पर मेन रिलाई करते हुए एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है 2011 का CIT अपील कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जेट एयरवे इंडिया लिमिटेड जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, और 2011 का ही दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है रेनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसके अंदर ये लॉ प्रेस्क्राइब किया गया कि यदि जिस इशू पर नोटिस इशू किया जाता है उस इशू पर एडिशन नहीं होता तो सेकंड इशू पर सेम सेक्शन 148 के नोटिस से असेसमेंट नहीं की जा सकती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है भूपेश गुप्ता वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 317 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 सितंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।